गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने क्लास 10 का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका आज हम लेक्चर लास्ट देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको जो आपका एक्सरसाइज दिया है वो मैं पूरा आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो पहले ही थोड़ा सा चाय पानी करके आपको बैठना है, नोटबुक लेके बैठना है, फ्रेश बैठना है। हम मजे करने वाले हैं, आपको पूरी एक्सरसाइज में आसान तरीके से सॉल्व करके देने वाला हूं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज के लिए आए हैं तो पिछली चीजें जो है, पूरा चैप्टर जो है वो आपको देखकर आना है, नहीं तो फिर आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है उसमें आपको कुछ कॉलम दिए हैं, उसको आपको मैच करना है। तो मैं अभी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा आपको। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या दी है आपको मास दी है। तो बच्चों, मास का यूनिट होता है केजी। क्या यूनिट होता है मास का? केजी। और मास को हम मेजर करते हैं इनर्शिया में, मेजर इन इनर्शिया। तो ये हो गया मास के लिए। मास का जैसा यूनिट हमने केजी देखा था और उसको हम इनर्शिया में मेजर करते हैं। इनर्शिया मतलब क्या? एक अपोजिशन। किसी चीज का मास अगर ज्यादा है तो वो हमें ज्यादा अपोज करेंगी, अगर कम मास है तो हमें कम अपोज करेंगी। इसलिए हमें मास को इनर्शिया में मेजर करना है। दूसरी क्वांटिटी दी है आपको वेट। अब वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और वेट जो होता है आपके अब इसके दो आंसर है एक्चुअली। हम ऐसा भी बोल सकते हैं वेट हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं वो सेंटर पर जो होता है, अर्थ के सेंटर पर वेट कैसा होता है? जीरो होता है। तो कोई भी एक कंसीडर कर लेंगे हम। तो हम बोलते हैं चलो वेट हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। काय के ऊपर डिपेंड करेगा? हाइट के ऊपर। तीसरा आपको दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको तीसरा क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने पढ़ाया आपको। जितनी भी चीजें हैं ये सभी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट क्या दिया है आपको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी बार बार बता रहा हूं ये यूनिट मैं कैसे लिख पा रहा हूं, तो ये चीजें मैंने पहले पढ़ाई है, मैं डायरेक्टली नहीं ले रहा हूं, तो आपको भी वो चीजें देखनी है। तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सेम होता है पूरे यूनिवर्स के लिए। ओके, पूरे यूनिवर्स के लिए हमारा जो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन मास और वेट पूछ रहे हैं, और मास और वेट और ऑब्जेक्ट आर द सेम वैल्यूज ऑन द मास और वाई। ठीक है, तो बच्चों मास और वेट का सेपरेट जो लेक्चर से या हमने रिकॉर्ड किया था, वो अगर चीज आप देख लेते हैं तो मुझे यहां पर बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बता देता हूं। मास जो होता है ये सेम होता है एवरीवेयर, मास सब तरफ कैसा होता है? सेम। लेकिन जो हमारा वेट होता है ये क्या होता है? चेंज होता है। वेट क्यों चेंज होता है? वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो हमारा मास तो सेम होता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है हर तरफ। अब आपको मार्स के लिए पूछ रहे हैं, तो मार्स के ऊपर जाएंगे तो मास तो सेम रहेगा, लेकिन अब मार्स के ऊपर जाएंगे आप तो g की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। तो जैसा जी चेंज होगा आपका वेट भी क्या होने वाला है? चेंज। तो आधे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है, मास सेम होता है लेकिन वेट क्या होता है? चेंज। बाकी मास और वेट का डिफरेंस जो है ये हमने पढ़ाया है, एक बार आपको वो लेक्चर देखना है, क्योंकि हम क्या करेंगे फिर कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको मैंने पहले नहीं पढ़ाए हैं। अभी मैं अगर ये बताऊं आपको तो आगे वाली चीजें हमारी पीछे रह जाएंगी। तो समझ पा रहे हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? चलिए फिर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं हम, और उसमें हमने फर्स्ट सॉल्व किया। अब सेकंड वाला क्या है उसमें देखिए, आपको बोल रहे हैं फ्री फॉल क्या होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट से अभी बता देता हूं। तो फ्री फॉल मतलब क्या? व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल और फॉलिंग फ्रीली। अब इसके ऊपर भी मैंने आपको
पढ़ाया है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे नीचे आता है, मोशन करता है, हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं हम उसको? फ्री फॉल। फ्री फॉल के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन बतानी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है तब हम उसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। बाकी फ्री फॉल के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप वो लेक्चर जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल आपको फ्री फॉल के ऊपर बताया है। दूसरी चीज आपको क्या पूछ रहे हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी मैंने पूरा लेक्चर आपको बताया है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने लिया जिसका मास अगर m है तो हम अगर उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास को मास आ जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं g। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपको यही बताना है। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स रिजल्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नीचे छोड़ा, मतलब इसके ऊपर क्या लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। वो जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इतना ही आपको बताना है। ठीक है, अब दिया है इसके वेलोसिटी। तो ये तो हमने कल ही पढ़ा है आपको, इसके वेलोसिटी। तो ये भी बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर हम उसे वेलोसिटी दे रहे हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देते हैं तो ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आता है। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, आपने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी लेकिन वो नीचे नहीं आया, वो चला गया, अर्थ को छोड़ के चला गया। मतलब अर्थ से वो क्या हो गया? इस्केप हो गया। तो जिस वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट इस्केप हो जाता है उस वेलोसिटी को हम इस्केप वेलोसिटी कहते हैं। राइट बच्चों, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी तो आप डाइजेस्ट वगैरह क्या है आप यूज करते हैं, किताब आपके पास है, आंसर आप लिखेंगे मुझे पता है, बट कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो जिस वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ से ऊपर चला जाएगा और नीचे नहीं आएगा, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ओके। इसके डिटेल्स लेक्चर हमने लिए हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए आप पहले पूरी प्लेलिस्ट देखकर आना है, तब ये आपको जल्दी समझ में आने वाला है। और आपको नेक्स्ट दिया है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स भी बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था, एक रस्सी है आपके पास, या ऐसी रस्सी है आपके पास, इसको एक स्टोन बंधा है और यहाँ पर आप खड़े हो, तो आप इसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। ऐसा आप सेंटर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था फोर्स एक्टिंग अलोंग रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल का मीनिंग क्या है? सेंटर के ऊपर लगने वाला है, मतलब उसकी डायरेक्शन किधर रहने वाली है? सेंटर के तरफ। फोर्स एक्टिंग अलोंग रेडियस, जो भी सर्कल आप देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिस सर्कल में वो घूम रहा है उस सर्कल के रेडियस के ऊपर लगने वाला है और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। आप बोलेंगे आप सर रेडियस के ऊपर कैसे लगेगा? तो रेडियस को आपको स्ट्रिंग कंसीडर करनी है। जैसा स्ट्रिंग को पकड़ के मैं घुमा रहा हूं, तो स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर रहने वाली, उसी के वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो फिर सेंट्रीपेटल फोर्स का हमने फॉर्मूला देखा था mv²/r। इसके वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला देखा था 2gm/r। इधर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट भी कहते हैं, इसका है mg। और इधर फ्री फॉल में तो बहुत कुछ चीजें हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और उसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ जरूरी लगता है तो एक बार वीडियो को रुकाना है और लिखना है। ठीक है, ओके। अभी मैं रफ कर रहा हूं, अगर आपका हो गया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चों आप मुझे रिस्पांस करो, मैं आपको बता रहा हूं आपका पूरा साइंस 1 का जो ये है सिलेबस, आप जितना मुझे रिस्पांस करेंगे उतना जल्दी जल्दी मैं काम करूंगा और जल्द से जल्द आपका जो सिलेबस है
वो फिनिश करके दूंगा, क्योंकि अगर हमारा सिलेबस फिनिश होगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको ऑनलाइन सॉल्व करके देने वाला हूँ। फिर मुझे बताओ, आपको 10th साइंस में क्यों आउट ऑफ नहीं गिर सकते? 101% गिरना चाहिए। मैं आपको पूरे पेपर सॉल्व करके देने वाला हूँ। बस आप जल्द से जल्द मुझे रिस्पॉन्स करिए, आप मुझे रिप्लाई करिए। इसमें बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मैं ऑफलाइन मेरे से ट्यूशन लेते हैं, वो बच्चे भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जब मुझे सही में लगेगा कि वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको केपलर्स के लॉ पूछ रहे हैं। अब केपलर्स के लॉ जो है थ्योरेटिकल तो किताब में दिया है, इसके ऊपर लेक्चर भी हुआ है, थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। पहला लॉ ऐसा था, हमारा जो सन था उसके अराउंड में जो हमारा प्लैनेट घूम रहा था वो कैसे ऑर्बिट में घूम रहा था? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था। कैसे ऑर्बिट में घूम रहा था? एलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एलिप्स इन विच सन इज द वन ऑफ द फोकाई ऑफ दैट एलिप्स। मतलब प्लैनेट सन के ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन कैसे ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, और डिटेल चाहिए तो लेक्चर देखना है। सेकंड जो लॉ है, तो हमने देखा था कि जो इक्वल टाइम इंटरवल में प्लैनेट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, मतलब यहां से यहां पर और यहां से यहां पर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ऑब्जेक्ट जब जा रहा है इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड से, तो वो जो एरिया बनाएगा वो एरिया कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये हमने बताया था आपको सेकेंड लॉ में। और थर्ड लॉ जो था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस ऑफ रेडियस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो ये भी हमने देखा था, केपलर का थर्ड लॉ कुछ ऐसे हमने देखा था। तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो आपको लिखनी है और आपको कंसेप्ट समझने के लिए लेक्चर आपको देखना जरूरी है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे हाई मैसेज करिए, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर लिंक्स भी भेज दूंगा। ठीक है, ओके। तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है नेक्स्ट? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड हो गया हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं, मतलब डी और ई। तो कोई स्टोन दे रहे हैं, उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, और वो ये साइड के ऊपर जा रहा है। तो बिफोर कमिंग डाउन शो दैट टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज दैट टाइम टेकन टू कम डाउन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक स्टोन है, इसको आपने ऐसा ऊपर वेलोसिटी दिया, यू वेलोसिटी से फेंका आपने, तो आपको पता है एक पॉइंट के ऊपर जाके उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अब कितने हाइट कवर की उसने? h। अब मुझे बताओ, यहाँ पे गया, यहाँ से फिर से नीचे आएगा, यह हमारा सरफेस है, तो ऊपर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन जब नीचे आएगा तब उसका नीचे आते समय हम इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करेंगे। इस केस के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया आपका अपवर्ड का केस और ये हो गया आपका डाउनवर्ड का केस। अब आपको काय के बारे में पूछ रहे हैं? टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। तो टाइम के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। मुझे बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपवर्ड के केस में हमारी जो स्पीड है वो क्या थी? u। डिस्टेंस हमारा कितना था? h। और टाइम हमारा क्या है? सपोज t1 है, तो यहां से t1 इक्वल टू आएगा h, ये u नीचे आ जाएगा, मतलब हमारा आ गया h/u। ठीक है, अब मुझे बताओ डाउनवर्ड का केस अगर लेंगे हम, तो डाउनवर्ड के केस में स्पीड आपकी क्या लेंगे आप? v, क्योंकि इनिशियल स्पीड आपकी 0 है, तो अभी हम फाइनल स्पीड लेंगे। डिस्टेंस फिर से कितना कवर होगा? h, और टाइम को हम बोलेंगे t2। सो फिर t2 इक्वल टू आपका आ जाएगा h/v। कितना आ जाएगा? h/v। तो अब अगर t1 और t2 का अगर आप देखते हैं, तो t1 एंड t2 में आपको क्या दिखेगा? इधर h/u है और इधर h/v है। तो मुझे बताओ, आपने कोई ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो नीचे भी वो कितने के स्पीड से आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों केस में उसकी हाइट कैसी है? सेम है। हाँ, अगर आप नीचे कोई ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देते हैं और वो 5 मीटर पे जाता है, और वही ऑब्जेक्ट अगर आप 20 मीटर से नीचे फेंक रहे हैं, तो फिर वेलोसिटी का डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि हाइट का डिफरेंस है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जितने की स्पीड से आपने भेजा उतने की स्पीड से वो नीचे आने वाला है। हाँ, इसके डिटेल में अगर जाएंगे तो फिर नीचे आते समय ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन वो थोड़ा फैक्टर हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो u और v they are very close to each other, that's why this ratio and this ratio are equal, then we can say that t1 is equal to t2। मतलब ऊपर जाने वाला जो टाइम है और नीचे आने वाला जो टाइम है आप क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ई वाला जो कंडीशन है उसमें क्या दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू इट विल बिकम 2 times more difficult to pull heavy object along the floor। ओके, अब अच्छे से ध्यान देना है, आपको जी की वैल्यू सडनली डबल हो गई तो आप जी की जो नई वैल्यू मैं उसको जी2 बोलता हूं और पहली वाली वैल्यू को मैं जी1 बोलता हूं। ठीक है, अब जो नई वाली वैल्यू है पहले वाली वैल्यू को क्या हो गई है, डबल, क्या हो गई है, डबल। सो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2 times इनिशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब मैं क्या करूंगा, मास को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों भी साइड में। ओके, दोनों भी साइड में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, मास। अब मुझे बताओ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेट। तो इसको मैं 2 लिखूंगा, ये 2 मैं शुरुआत में लिखूंगा, इधर m इंटू जी1 क्या आएगा मेरा, w1। तो फर्स्ट केस में आपका वेट कितना था, w1। मतलब कोई ऑब्जेक्ट का वेट मान लो 50 न्यूटन है। ओके, तो 50 न्यूटन कोई ऑब्जेक्ट का वेट है, आप 50 न्यूटन वेट से उसको खींच रहे हैं। अब उसका नया वेट कितना आया, w2 इक्वल टू 2 times ऑफ w1, मतलब कितना, 100। तो जितने फोर्स से आप खींच रहे थे, जब 50 न्यूटन लग रहा था, 50 न्यूटन को जितना आप खींच रहे थे उतना अगर आप 100 न्यूटन को खींचेंगे तो एक जैसा एफर्ट्स रहने वाला है क्या, नहीं। एफर्ट्स कैसा रहने वाला है, अलग अलग रहने वाला है। मतलब इसको खींचने को थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको होने वाला है। आई थिंक लगता है ये चीज आपको समझ में ज्यादा आने नहीं वाली है क्योंकि ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, 11-12 का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्या था, मान लो आपको कोई ऑब्जेक्ट 5 kg का है। ओके, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फर्स्ट केस में मान लो आपका ऑब्जेक्ट 5 kg का है और एक्सेलरेशन है 10, तो फिर आपका वेट कितना आ गया, 50 न्यूटन। अब सेकेंड केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज होगा नहीं, अभी पढ़ाया मास इज सेम एवरीवेयर, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल हो गया, मतलब 10 था तो 20 हो गया। तो फिर आपका नया वेट कितना आएगा बताओ मुझे, 100 न्यूटन। तो पहले वेट कितना था, 50 न्यूटन, अब कितना है, 100 न्यूटन। तो वेट बढ़ा, मतलब फिर आपको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वेट मतलब नीचे खींच रहा है ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। पहले ग्रेविटी 50 खींच रहा था और आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, आप ग्रेविटी 100 खींच रहा है, तो आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आपका टास्क थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना ताकत यहाँ पे लग रहा था उससे ज्यादा ताकत इस केस में लगने वाला है। अब समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसको लिखना है, ओके, इसको रफ कर देता हूं अभी। तो बच्चों हम क्लास 10 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, उसका आज हम लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं और भी आपको बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, बट एक बार हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा दिया है, अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू 0 क्यों होती है। क्या दिया है, हाँ, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेप से दिया है, कहीं पे छोटा दिया है, कहीं पे बड़ा दिया है। मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान दीजिए। तो क्या होता है बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ की है रेडियस। अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के ऊपर है, एट सरफेस, तो लेक्चर्स अगर आपने देखकर आए हैं तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इस केस में मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर था, अब वो अर्थ के सेंटर पे आ गया। कहां पे आ गया, अर्थ के सेंटर पे ऊपर। तो ये आपकी रेडियस थी, अब सेंटर के ऊपर आ गया तो कितना नीचे आया हो, डी डेप्थ नीचे आया हो। तो फिर मैंने आपको बताया था डेप्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। ये डेप्थ के लिए मैंने आपको बताया था। तो आप मुझे बताओ, जी इक्वल टू
जीएम। अब यहां पर देखो, जब आप अर्थ के सेंटर पर हो, एट सेंटर, यहां पे लिखता हूं मैं, कहा लिख दो, यहां पे लिखता हूं एट सेंटर। एट सेंटर पे r इक्वल टू डी होता है। सेंटर का मीनिंग क्या है, आप सेंटर पर हो अर्थ के, इसका मीनिंग क्या है, जितने अर्थ की रेडियस है उतना आप नीचे गए हैं, मतलब r इक्वल टू डी है। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो फिर मुझे बताओ ये पूरी चीज भी क्या हो जाएंगी, 0। तो g इक्वल टू क्या आया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही पूछा था आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर पर 0 क्यों होती है। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल में भी दिया है, यहाँ पे से भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया है अच्छे से। अभी थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ये इधर लिखता हूं एट सेंटर r इक्वल टू डी, ठीक है। अब क्वेश्चन, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक स्टार है जिसको हम यस बोलेंगे, और स्टार से एक r डिस्टेंस के ऊपर हमारा प्लैनेट p है, जो कि वो स्टार को ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। तो तब उसको टाइम पीरियड लग रहा है t, इतना गिवन डेटा हमें दिया है। तो हम क्या बोलेंगे, जब हमारा जो हमारा स्टार है और जो प्लैनेट है उनके बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है हम उसको r1 बोलेंगे, और वो कितना है r, और जो उसको इनिशियल टाइम पीरियड लग रहा है t1 एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे t। अब बाद में क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, वो बोल रहे हैं अब ये प्लैनेट अगर दूर गया, सपोज दूर गया मतलब क्या हो जाएगा, बरोबर। ऐसे तो डायग्राम नहीं बनेगी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ओके। तो प्लैनेट हमारा यहां पर था, मान लो अब हमारा जो प्लैनेट है ये कितना डिस्टेंस दूर गया, 2r, मतलब ये थोड़ा सा दूर चले गया, प्लैनेट स्टार से थोड़ा दूर चला गया। अब दूर चला गया तो फिर उसको जो घूमने के लिए टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, √8t। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और ये आपको प्रूफ करना है। कैसा करेंगे अभी देखो, तो बहुत ही आसान है, पहले समझ में आ गया। इनिशियल डिस्टेंस कितना है r1 और इनिशियल टाइम कितना लग रहा है t। अब नया जो डिस्टेंस दिया है वो 2r दिया है, तो नया टाइम पीरियड कितना आ रहा है, √8t। तो हम इसको कैसा करेंगे देखो, हम बोलेंगे यहाँ पे अप्लाई केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ क्या था बताओ मुझे आप, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब। तो यहाँ पे 1 1 कर दूंगा, सेकेंड कंडीशन के लिए यहाँ पे 2 2 कर दूंगा, ओके ऐसा। तो फिर हमें t2 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे फिर t2 डिवाइड बाय t1 करेंगे। तो t2 का स्क्वायर डिवाइड बाय t1 का स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे r2 का क्यूब अपॉन r1 का क्यूब, ठीक है। मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसको 2 दिया है, तो इक्वेशन 2 को हमने 1 से क्या किया, डिवाइड किया। अब देखो t2 का स्क्वायर, t1 कितना है t, उसका स्क्वायर। अब देखो r2 बाय r1 दोनों को मैं एक साथ क्यूब दे देता हूं, चल सकता है ऐसा। फिर अब t2 का स्क्वायर, ये t स्क्वायर ऊपर आ गया अभी, ओके। r2 कितना है मेरे पास अभी 2r, और r1 कितना है r, और उसका क्या है क्यूब। तो फिर t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, r स्क्वायर r क्या हो गया आपका कैंसल, 2 का क्यूब कितना आया 8। तो फिर ये जो t2 है इसका स्क्वायर इधर आके रूट बन गया, ओके। तो फिर t2 इज इक्वल टू ये स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसल, और √8 ये रूट में ही रहा, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये रूट के बाहर आ गया, मतलब नया टाइम पीरियड कितना आया हमारा √8t। तो यही आपको पूछा था, नया टाइम पीरियड √8t कैसे आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हम करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल, जिसके तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वो 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड, और कितना नीचे आ रहा है वो 5 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है और कितना टाइम भी कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसा करेंगे, तो डाउनवर्ड मोशन है तो u 0 कंसिडर करेंगे, ओके। तो यस इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसको मैं हाफ gt स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अभी इक्वेशन कैसे लिखने के, तो आपको पुराने लेक्चर देखना पड़ेंगे। तो यस कितना है हमारे पास 5,
u जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएंगे, मतलब हाफ। g पता नहीं है, t कितना है 5, 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये 2 ऊपर आ गया तो कितना हो गया 10। यहाँ पे g 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो g इक्वल टू आ गया 10/25, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ऑब्जेक्ट था 5 सेकेंड में 5 मीटर नीचे आया, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा था, तो कितना आया वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना आपको एक बार लिख लेना है, मतलब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा ही बचा है हमारा, पूरा एक्सरसाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। आपको जल्दी जल्दी लिख लेना है और लेक्चर को पूरा देखना है। जब तक पूरा लेक्चर होता नहीं है जगह से उठना नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे जगह से उठेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे, उससे आपकी लिंक नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो अब देखो, और जितना भी मैं लिख के दे रहा हूं सब लिखना है आपको। अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो बी दिया है उसको देखते हैं क्या दिया है। बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान देना है आपको। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। जो ए की रेडियस है ये बी के रेडियस को कैसी है आधी है। ए प्लैनेट की रेडियस बी प्लैनेट की रेडियस से कैसी है आधी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर ए, आर बी नीचे आ गया, इधर क्या बचा 1/2, और अगर मैं इसको आर बी बाय आर ए लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2/1। इतना समझ में आया। ए प्लैनेट की रेडियस बी प्लैनेट से कैसी है आधी है, मतलब बी की अगर 100 है तो ए की कितनी हो जाएंगी 50, ऐसा कुछ दिया है। और ए का मास यमे है तो बी का मास पूछ रहे हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बी की दी है वो भी दी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बी की दी है वो आधी दी है ए के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट बी इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए। हो गया। फिर कैसा करेंगे, जी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, gm/r² होता है। तो बी प्लैनेट है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 इंटू जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था gm/r²। सरफेस के लिए, हाँ, ये वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी का लेक्चर जाके देखिए, वहां पे मैंने प्रूफ करके दिया है। तो फिर ए प्लैनेट है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ये जी जी क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो आर ए ऊपर आ जाएगा, आर ए स्क्वायर, नीचे क्या है आर बी स्क्वायर, आर ए स्क्वायर ऊपर आ गया, इधर क्या है यम ए, और इधर जी कैंसिल हुआ है, यम बी नीचे आ गया। ओके, तो आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यम ए अपॉन यम बी। तो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूं, आर ए अपॉन आर बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यम ए अपॉन यम बी। आर ए अपॉन आर बी कितना है 1/2। ओके, आर ए अपॉन आर बी कितना है 1/2, और उसका क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू यम ए अपॉन यम बी। ठीक है, ओके। What must be the mass of B if the value of G on B is half of that on A? ठीक है, ओके। तो और यहाँ पे क्या दिया है आर ए अपॉन आर बी। ओके, आर ए अपॉन आर बी कितना दिया है 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है। तो यहाँ से आ गया यम ए अपॉन यम बी। तो यम बी अगर यहाँ से निकालेंगे तो एम बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4 ऑफ एम ए। तो एक्चुअली 2 ऑफ एम ए आना चाहिए, तो 4 ऑफ एम ए क्यों आया हम देखते हैं। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए दिया था आपको हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ए की रेडियस हाफ ऑफ प्लैनेट बी, ये हमने ले लिया सही, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब क्या प्रॉब्लम कहां पर है फिर, ओके तो प्रॉब्लम कहां पर है देखिए, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, राइट, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बरोबर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा, और ये 2 ऊपर चला गया, एम भी ऊपर आ गया, तो 2 ऑफ एम ए, बरोबर है कि नहीं। जी का फॉर्मूला क्या है जी एम अपॉन आर, बरोबर है, सरफेस के लिए, बरोबर है। तो स्क्वायर नहीं है तो इसलिए फिर प्रॉब्लम हो रहा था। तो बी का प्लैनेट जो है ए के प्लैनेट को कैसा आ गया डबल आ गया। ठीक है, कोई टेंशन है इसमें। आप देखो सी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सी नंबर में का क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ऑब्जेक्ट का मास दिया है 5 kg,
और वेट दिया है 49 न्यूटन, और ये डेटा दिया है अर्थ के लिए। तो मैं वेट ऑफ अर्थ तो लिख रहा हूं लेकिन मास ऑफ अर्थ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मास तो सेम होता है एवरीवेयर। अब आपको ये सेम पूछ रहा है किसके लिए, मून के लिए, और आपको मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आपको मून का मास पूछ रहे। तो मून के लिए मुझे बताओ, मून के लिए मास तो सेम ही रहेगा, जो अर्थ के लिए रहेगा वो मून के लिए रहेगा। अब ये मार्कर है, इसका मास 5 kg अर्थ के ऊपर है, तो मून के ऊपर भी 5 kg ही रहेगा। मतलब मास को कैलकुलेट करना नहीं है, ये लॉजिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हमें अब वेट ऑफ क्या निकालना है, मून फाइंड करना है। अब आपको क्वेश्चन में दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून का होता है 1/6 टाइम्स होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए। तो ये तो आपको मैंने पढ़ाया भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं, मून मून का जो ग्रेविटी होता है अर्थ से 1/6 होता है, और अर्थ का मून का 6 टाइम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यम मल्टीप्लाई किया जी को, तो इधर भी हम यम मल्टीप्लाई करेंगे जी को। अब यम मल्टीप्लाई करेंगे तो यम जी हो गया, क्योंकि आपको पता है वेट का फॉर्मूला यम जी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेट, लेकिन मून के लिए यहाँ पे आ जाएगा मून, यहाँ पे भी इसको मैं लिख सकता हूँ वेट, यहाँ पे आ जाएगा अर्थ। तो आपको किसका, अर्थ का दिया है, तो मून का देखो 1/6, अर्थ का कितना दिया है 49। अब डिवीजन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8.17। मतलब एक ऑब्जेक्ट था हमारा 5 kg का, जिसका अर्थ के ऊपर मास 5 kg है, तो मून के ऊपर भी मास 5 kg है। तो मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका वेट अर्थ के ऊपर 49 न्यूटन है, मून के ऊपर गया तो 8.70 न्यूटन। मतलब वेट कम हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कैसा है, कम है। अब आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो गलती किसकी है, आपकी है। आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, तब ये चीजें आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगी। तो कंसेप्ट आप स्कूल से पढ़ के आओ, कोचिंग से पढ़ के आओ, किसी और चैनल से पढ़ के आओ, या फिर मेरे लेक्चर देख लो, जहां से आपको समझ में आता है वो आपको फॉलो करना है। अब डी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एक अन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीच हाइट 500 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका आपने, कितना ऊपर गया हो, 500 मीटर। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको मैंने बताया जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। अपवर्ड के केस में v कितना होता है, 0। तो हमें किसकी वैल्यू पता होती है, u की। तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको दिया है, g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। और आपको ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर नीचे आने को टोटल टाइम कितना लगेगा ये फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, 500 मीटर गया, तो बताओ कैसा करेंगे। ओके, तो पहले हम यूज करते हैं न्यूटन का थर्ड वाला इक्वेशन, v² = u² + 2as। तो as को हम gs करते हैं और प्लस को यहाँ पे लिखते हैं माइनस। अपवर्ड के केस में इक्वेशन माइनस में लेना है। तो v कितना है, 0, u हमें पता नहीं है 2, g 10 है, और ये कितना है 500, 0 u²। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 10,000। सो u² = आ गया 10,000, u = आ गया √10,000, और u = आ गया इसका √100। तो आपने जब 100 वेलोसिटी उसको दी तो कितना ऊपर गया, 500 मीटर। अब आपको ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये पूछ रहे हैं। आसान है, v की इक्वेशन यूज करते हैं, u - gt। अपवर्ड का केस कंसिडर कर लो। v कितना है 0, u कितना है 100, g 10 है, टाइम पता नहीं है, -10t इधर आके प्लस 100, 0 0 कैंसिल हो गया, t = आया 10 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाने के लिए 10 सेकेंड लग रहा है तो नीचे आने के लिए भी 10 लगेगा, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट जब 500 मीटर ऊपर गया तो उसको 500 मीटर ऊपर जाके फिर नीचे आने के लिए ऐसा टोटल टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड, ठीक है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें भी आपको लिखना है, ठीक है। अब थोड़ी ही क्वेश्चन हमारे बाकी है। वैसे तो अभी आगे वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में पूछते ही नहीं है, ओके। बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं, क्योंकि अभी हमारी लेक्चर की लेंथ भी बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन आई होप आपको मजा आ रहा है, तो हम कंप्लीट कर ही देते हैं। अभी लास्ट 2-3 एग्जाम्पल बाकी है, जल्दी से सॉल्व करके देता हूं आपको, ठीक है। ओके ओके, तो अच्छे से ध्यान दो, अभी देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन बाकी है। ई दिया है,
क्या बोल रही है मैं, अ बॉल फॉल ऑफ टेबल एंड रीचेस ग्राउंड इन 1 सेकेंड। एक टेबल से बॉल नीचे गिरी, 1 सेकेंड लगा, जी बोला है आपको 10 यूज करो, ओके। और कैलकुलेट स्पीड, स्पीड फाइंड करना है। अब नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए यू 0 होता है, मतलब आपको भी फाइंड करना है। और आपको हाइट भी पूछ रहे हैं, मतलब यस भी पूछ रहे हैं, तो कैसा करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। अब देखो मैंने ये इक्वेशन पिछले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे माइनस लिया क्योंकि अपवर्ड का केस था, अब डाउनवर्ड का केस है, यहाँ पे प्लस आएगा, तो v इज इक्वल टू यू कितना है 0, g कितना है 10, t1 है, तो कितना है आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट जब टेबल पे से नीचे गिरा तो कितनी वेलोसिटी से गया वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कितना नीचे गया, तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो, जिसका हम हाफ जी टी स्क्वायर बोलते हैं। ये टर्म तो 0 हो जाएंगी, यस इज इक्वल टू आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, सो हाफ जी 10 है, टी 1 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पे कितना आ गया 5, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ऑब्जेक्ट कितना नीचे गया फिर 5 मीटर, ओके। तो आसान था ये भी क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं इसमें भी। अभी देखो आपको दिया है मास ऑफ अर्थ दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो आपको पता है इतना होता है, और मास ऑफ मून दिया है, वो दिया है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। आपको अर्थ और मून का क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किए हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है आपको 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, तो इसको मीटर कर लेंगे, तो किलो का पावर 3 होता है और ये 5 मतलब 8 हो जाएगा। और जी तो आपको पता होता है 6.67 इंटू 10⁻11, नहीं पता है तो क्वेश्चन में दिया होता है, पर आप याद कर लो। अब आपको इसके बीच में फोर्स फाइंड करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा था G(m1 m2 अपॉन r²), तो फिर G(m1) मतलब आप मास ऑफ अर्थ ले लो, m2 मतलब मास ऑफ मून ले लो, और नीचे r का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू प्लेस करो, आंसर मिल जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24, उसके बाद 7.4 इंटू 10⁻22, और ये है 3.84 इंटू 10⁻8, उसका क्या है स्क्वायर। अभी सभी बच्चे ध्यान दे रहे होंगे कि आप सर इसको कैसा सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया ये 11-12 को पूछते हैं आपको, यहाँ पे तो लॉजिक चलता है। लॉजिक कैसा देखो, ये 24 और 22 कितना हो गया 10⁻46, ऊपर 10⁻11, और 8 का कितना 16, तो ये हो जाएगा प्लस 16 ऊपर जाके माइनस, ऊपर -11, फिर यहाँ पे 46, ये 16 और ये 11, ये हो गया आपका 27, ये आपका 46, मतलब आपका आया 10⁻19। अगर पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो वो आसान है, 10⁻19 आ रहा है। अब बाकी नंबर्स वगैरह है उसको सॉल्व करते हैं, तो ये नंबर हमारा 10⁻20 के आसपास आ रहा है, तो उन्होंने वही आंसर रखा है, कितना 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो वैसे तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बट आ गया तो क्या करेंगे सर, तो आपको आंसर क्या करना है, लर्न करना है। आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर आपको क्या करना है, लर्न करना है। अगर आप आंसर लर्न नहीं करते हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो फिर टेंशन आ गया है क्या, टेंशन क्यों लेना है, 5 साल में एक बार पूछते हैं वो क्वेश्चन, तो टेंशन मत लो, आपके बाटे को नहीं आएगा वो क्वेश्चन। सर आ गया तो फिर क्या, फिर भी टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन में आने वाला है, तो सभी तरह से आप बचने वाले हैं, बट आप याद भी कर सकते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट वाला, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको दिया है मास ऑफ अर्थ, वो दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg, और आपको मास ऑफ सन पूछ रहे हैं, और जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और आपको उनके बीच में का इस बार फोर्स दिया है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, देखो सन और अर्थ का है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, सन और मून का फोर्स कम लगेगा, तो कैसा करेंगे, और डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस दिया है आपको 1.5 इंटू 10⁻11
मीटर। तो लास्ट क्वेश्चन है अर्थ और सन के बीच में, जल्दी से ध्यान दो। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जी मास ऑफ सन लेंगे, मास ऑफ अर्थ लेंगे, आगे पीछे लिखो कोई टेंशन नहीं, आर का स्क्वायर। तो हो गया, फिर कैसा करेंगे, जी कितना है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ सन कितना है पता नहीं, तो फिर पता नहीं तो उसका पहले फॉर्मूला बना लेंगे। ध्यान दो, आर स्क्वायर ऊपर चला गया, मास ऑफ सन देखो आर स्क्वायर ऊपर गया तो एफ आर स्क्वायर हो गया, तो जी नीचे चला गया, मास ऑफ अर्थ भी नीचे चला गया। तो मास ऑफ सन का फॉर्मूला आपके सामने है, मास ऑफ सन इक्वल टू क्या है अभी, एफ कितना है 3.5 इंटू 10⁻22, आर कितना है 1.5 इंटू 10⁻11, उसका क्या आएगा स्क्वायर। नीचे जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 और ये कितना है 6 इंटू 10⁻24। तो फिर एक बार वही कहूंगा, कैलकुलेशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, उसका आंसर आएगा आपका 1.96 इंटू 10⁻30 kg। तो इस तरह से आज का हमारा जो बहुत ही लेंथी लेक्चर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो इस तरह से हमारा ग्रेविटेशन पूरा खत्म हो चुका है विथ एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए सेकेंड चैप्टर लेके आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप चैनल के ऊपर नए हैं तो पूरे लेक्चर्स देखिए, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट कुछ बच्चों को लगा होगा, तो एक्सरसाइज बड़ी थी, कम टाइम में शूट करना था, तो वो भी आप चीजें समझ सकते हैं, तो आप रिपीट करके भी उसको देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।